साहित्य निधि में सुनिए वरिष्ठ हिंदी लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी कोई ऐसी शाम। वो आकाशवाणी के स्टूडियो में शाम की हिंदी न्यूज़ पढ़ती रहती और मैं परिसर के बाहर के फुटपाथ पर उसका इंतज़ार करता रहता। बारिश या ठंड की शामें होती तब स्टूडियो के बाहर के हिस्से में सोफे पर बैठा हुआ पढ़ता रहता। वहाँ दीवारों पर तब भी आज की ही तरह हीरा भाई बड़ौदेकर और अब्दुल करीम खान की तस्वीरें टंगी रहती थीं। करुणा वहाँ कैजुअल अनाउंसर थी और उसे कुछ ही घंटे आकाशवाणी को देने पड़ते थे। मैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से अपने स्कूटर पर आकाशवाणी आ जाता और शाम की न्यूज़ के बाद हम एक आध घंटा साथ गुजारा करते। मेरा करुणा के लिए ऐसा इंतज़ार एक छोटे शहर की शामों में हमारा साथ 7-8 महीनों तक चलता रहा। अच्छी तरह चलता रहा। मैं अंग्रेजी में एमए करने के बाद टीएस एलियट की कविताओं पर रिसर्च कर रहा था। करुणा को विधवा हुए साल भर से ज़्यादा हो चला था। उसकी 3 वर्ष की बिटिया थी। तब उसकी उम्र 26 की हो चली थी। शायद 1 वर्ष पहले वो अपने सास ससुर का शहर छोड़कर हमारे शहर में अपनी रिटायर्ड माँ और बिटिया के साथ रह रही थी। अंग्रेजी साहित्य में एमए कर रही थी। हमारी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के सामने की सीढ़ियों पर हुई थी, जहां हम दोनों बारिश के थमने का इंतज़ार करते हुए खड़े थे। जुलाई का महीना, एग्रीकल्चर कॉलेज से जुड़े खेत पर खड़ी बारिश की शाम। नीले रंग की साड़ी और ब्लाउज पहने हुए एक सांवली लड़की, आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा, हाथ में कीट्स की कविताओं की किताब, छींकता हुआ, बार बार रुमाल का इस्तेमाल करता हुआ एक गोल और सांवला चेहरा। वही करुणा थी। 20 से भी ज़्यादा बरस हो गए होंगे। मैं आकाशवाणी में अपनी कविताओं की रिकॉर्डिंग के लिए आया हुआ हूँ। शाम ढल रही है। कर्मचारियों का परिसर से बाहर निकलना शुरू हो गया है। मैं अपने पारिश्रमिक के चेक के तैयार होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वही हरे रंग की लकड़ियों की बालकनी, वही सीढ़ियाँ, वही सरसराता शीशम का पेड़, स्कूटरों और साइकिलों का स्टैंड। कभी यहाँ के आसपास रोज़ ही अपनी शामों को करुणा के इंतज़ार में गुजारा करता था। कहाँ चली गई वे शामें? कहाँ चली गई करुणा? हमारे अपने एक ही जीवन में कितना कुछ है जो छूटता चला जाता है। न पुराने दिन हमेशा साथ रहते हैं, न पुराने लोग। याद करना शुरू करते ही खोए हुए, मरे हुए चेहरों की याद आती है। वे चेहरे जिनके साथ कभी हमारा बचपन बीता था। दादा दादी का चेहरा, नाना नानी का चेहरा, माता पिता भाई बहनों, बचपन के दोस्तों का चेहरा। पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे आ जाते हैं। पुराने लोगों की जगह नए लोग। अपना खुद का चेहरा ही कितना बदल जाता है। अब करुणा की आंखें कैसी होंगी? मैं जब कभी उसे एलियट की कविताएं सुनाया करता था तब उसकी आंखों में कैसी जादुई चमक आने लगती थी। और उस शाम की करुणा की आंखें, जब मैंने उससे विवाह करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। क्या मुझे ये नहीं कहना था? मैंने पूछा था। नहीं नहीं, ये सब इतना अचानक हुआ। मैं विधवा हूँ, मेरी बेटी है, और जियो तुम मुझसे छोटे हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी इच्छा से मतलब है। मुझे सोचना पड़ेगा जयू। उस शाम के बाद भी हम रोज़ ही मिलते थे। मैं हर शाम उसे छोड़ने के लिए उसके घर जाता था। वो रसोई में मेरे लिए नाश्ता, चाय या कॉफ़ी तैयार करती। मैं उसकी माँ और बिटिया के साथ ड्राइंग रूम में बैठा रहता। ये उनका किराए का मकान था। नीचे एक पारसी बुढ़िया अपनी नौकरानी के साथ रहती थी। ऊपर का हिस्सा करुणा ने किराए पर लिया था। सफ़ेद दीवारों के उस 2 मंजिले मकान की शुरुआत में छोटा सा बगीचा हुआ करता था। नींबू और आम के पेड़, पारसी बुढ़िया का सफ़ेद कुत्ता शायद अपने आखिरी बरसों में रहा होगा। यह हमेशा इतना शांत रहता है। बूढ़ा हो गया है, बीमार रहता है। इसकी देखभाल नौकरानी अच्छी है, अपनी मालकिन की ही नहीं, इसकी भी बहुत अच्छी देखभाल करती है। आपको कैसे पता? ये मेरी अकेली सहेली है। और मैं? करुणा ने मुझे जिन निगाहों से देखा था, उन निगाहों को मैं आज 20 वर्षों के बाद भी कहाँ भूल पाया हूँ। क्या क्या नहीं था उन निगाहों में मेरे लिए। करुणा की असीम करुणा, मेरे जीवन पर उसका गहरा और निश्चल विश्वास। किसी दूसरे से मिला ऐसा गहरा, मजबूत और अविस्मरणीय विश्वास हम सबके जीवन में कभी कभार ही उतरता है। मेरे साथ ये तसल्ली मेरे जीवन की आखिरी सांस तक बनी रहेगी कि मेरी ज़िंदगी में कोई एक शाम आई थी जब मैंने किसी लड़की की निगाहों में अपने लिए विश्वास महसूस किया था, मेरे अपने लिए उम्मीद बनते हुए देखा था।
मेरे विश्वास की, मेरी उम्मीद की उस शाम के पहले तक मैं जानता ही नहीं था कि करुणा के पति ने खुदकुशी की थी। सुबह सुबह उन्हें नींद की गोलियों की शीशी के साथ अपने बिस्तर पर मृत पाया गया था। 26 साल का एक आदमी, 2 बरस की बिटिया का बाप, माँ बाप का इकलौता लड़का। उसकी आत्महत्या के बोझ को करुणा ने सहना शुरू किया था। कौन नहीं था जो पति की आत्महत्या के लिए करुणा को दोषी ठहरा रहा था। उसके साथ सिर्फ उसकी रिटायर्ड हो चुकी बूढ़ी हो रही माँ थी और 2 बरस की बिटिया। वो सिर्फ 3-4 आधे अधूरे वाक्यों को भी तुतलाकर ही बोल सकती थी। पति के ना रह पाने के बाद 2-3 महीनों के भीतर उसने अपना घर, अपना शहर छोड़ दिया था। करुणा ने अपनी माँ और बिटिया के साथ एक पराये शहर में अपना जीवन शुरू किया ही था कि उसकी मुझसे मुलाकात हो गई। अंग्रेजी साहित्य की उसकी पढ़ाई में मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद करने लगा। अपने रिसर्च के काम में मुझे उससे मदद मिलती रही। शायद धीरे धीरे वो अपने काले कड़वे अतीत से बाहर निकलने लगी। एक शाम जब मैं उसके घर गया तो वो लता मंगेशकर की गाई हुई मीरा की कविताओं का रिकॉर्ड सुन रही थी। वो उसकी छुट्टी का दिन था। उसने तभी नहाया होगा। माथे पर आए बालों की लटें गीली थीं। हम चाय पीने लगे तो उसने मुझे बताया कि मीरा अपने एक भजन में अपने एक सपने के बारे में अपनी माँ को बता रही है कि उसने सपने में कृष्ण के साथ अपना विवाह देखा है। हमारी बात मीराबाई की छोटी सी कठिन लेकिन सुंदर जिंदगी पर होने लगी। मैं ज़्यादा नहीं जानता था। करुणा ने ही उनको बार बार सुना समझा था। कितना साहसी रही होगी मीराबाई, कितना गहरा रहा होगा उनका विश्वास। तुम्हें हिंदी साहित्य लेना था, तब बेरोजगारी रहना पड़ेगा। अभी माँ का सहारा है, बाद में क्या होगा? क्या दोबारा शादी नहीं करोगी? मुझ अभागन से कोई क्यों शादी करेगा? और कोई करना चाहे तो? ऐसा होगा ही नहीं, और हुआ तब सोचूंगी। उसके बाद मैंने करुणा की झूठी हंसी को उसके होठों पर तैरते देखा था। तब तक मैं उसकी झूठी और सच्ची हंसी पहचानने लगा था। वो पहली और आखिरी बार था जब मैंने किसी को इतना ज़्यादा जाना था या इतना ज़्यादा जानना चाहा था। करुणा के जाने के बाद किसी को जानने पहचानने की ना कभी ज़रूरत महसूस की और ना इसके लिए प्रयत्न ही किया। बहुत बहुत दिनों तक मैंने ये ज़रूर समझना चाहा था कि उसने मुझसे विवाह करने की असहमति क्यों जताई। क्या मुझ में कोई दोष था? क्या उसके लिए मेरी गहरी भावनाओं में कोई झूठ खड़ा रहा होगा? क्या मैं दया से उसकी तरफ बढ़ता चला गया था? क्या वो अपने मृत पति को इतना ज़्यादा प्यार करती थी? करुणा के विवाह से इनकार के बाद मैं अपनी क्रूरता में, अपने कमीनेपन में इतनी दूर चला गया था कि मुझे लगा कि वो किसी और से प्यार करती रही है। उसके उसी प्यार ने उसके पति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। मैं अपने इस गलीज और पागल विचार को अपने तक ही रख पाता, तब भी उतना बुरा नहीं हो सकता था। मैंने अपनी इस अमानवीयता, अधीरता और कठोरता को एक पत्र में करुणा तक पहुंचाया था। वो हमारे रिश्ते का अंत साबित हुआ, हमारे प्रेम का पतन, हमारे संबंधों की समाधि। आदमी ये भी कर सकता है, ये सिर्फ आदमी ही कर सकता है। मैंने पहले से ही टूटे खंडहर हो चुके जीवन को इतनी बुरी तरह क्रूरता के साथ तहस नहस किया था। मैं जो जीवन भर कविताएं पढ़ता रहा, कविताएं लिखता रहा, अपने भीतर एक खोखला, खुदगर्ज और क्रूर आदमी बना रहा था। करुणा से अलग हुए 20 से ज़्यादा साल हो रहे हैं। मैं अब भी कविताएं लिखता हूँ, अपने छात्रों को अंग्रेजी साहित्य पढ़ाता हूँ, अपनी कविताओं की रिकॉर्डिंग के लिए ही आकाशवाणी आया हूँ। मेरी पत्नी ममता की तो नहीं, मेरी माँ की मेरी कविताओं में दिलचस्पी अब भी बनी हुई है। कमज़ोर निगाहों से मेरी कविताएं पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, पर उनको सुनना माँ को अब भी अच्छा लगता है। मैं उनके लिए भी बीच बीच में आकाशवाणी में अपनी कविताएं भेजता रहता हूँ। यहाँ आकाशवाणी में आता हूँ, यहाँ के लंबे और पुराने गलियारों से गुजरता हूँ, शीशम के पेड़ तले ठहरता हूँ, लकड़ी की बालकनी के सामने पेट्रोल पंप, गिरजे और नीम के पेड़ों को देखता हूँ। तब 20 बरस पहले की यहाँ बीती शामें बरबस सामने से बहने लगती हैं। अच्छा लगता है उन दिनों में रहना, उन दिनों से गुजरना। बढ़ती उम्र के अलगाव, अवसाद और अभाव के ऐसे दिनों में अपने वे हरे भरे दिन तसल्लियाँ देते नजर आते हैं, ये कहते हुए कि समूचे जीवन में ऐसे कितने कम दिन होते हैं जो निरंतर, शायद हमारी आखिरी सांस तक बने रहते हैं। और ये दिन ही वे दिन हो जाते हैं जिनके साथ और जिनके बीच हम हमेशा ही बने रहना चाहते हैं।
जिन दिनों में हम अपने प्रेम में होते हैं, शायद हम अपने आवेग को, आकांक्षा को, आतुरता, अधीरता को अच्छी तरह देख नहीं पाते। बरसों के बाद जब हम अपने प्रेम के उन बीते हुए बरसों में झांकते हैं, तब वहाँ न उदासियाँ नजर आती हैं और न वीरानियाँ। चमकता और चमचमाता कोई तारा, उजला सा, कुछ जादुई, निरासक्त और अप्रत्याशित सा। ये कौन सा अभिशाप है मनुष्य को कि न वो किसी को हमेशा प्यार कर पाता है और ना ही कोई उसको हमेशा प्यार करता है। क्या होता है कि किसी भी प्रेम की निरंतरता अंततः टूटती है, अगर जीवन में नहीं तो मृत्यु से। करुणा मेरे साथ होती तब हम इस विषय पर देर तक बातचीत कर सकते थे। वो मीराबाई की कविताओं के सहारे अपने खुद के जीवन की समझ से, अपने निज के दुखों, प्रेम और अनुभवों से मुझे कितना कुछ सिखा सकती थी, समझा सकती थी। मुझे पता होता कि करुणा कहाँ है तो मैं आकाशवाणी पर उसके लिए भी अपनी कविताएं पढ़ रहा होता। वो मेरी कविताएं सुनती, उनके बारे में अच्छा बुरा बताती और अच्छी तरह लिखने और लगातार लिखते रहने की हिदायतें देती। मुझे कविता के कठिन रास्तों को पार किए हुए कवियों के बारे में बताती और कोई एक शाम सिर्फ मेरी कविताओं के लिए, मेरे कविता लिखने के लिए मुझे घर पर कॉफ़ी पिलाती, मेरे लिए सैंडविच या फ्रेंच टोस्ट तैयार करती। इस वक्त करुणा कहाँ होगी, कैसी दिखती होगी, कौन कौन सी नौकरी करती होगी, क्या उसने दूसरा विवाह कर लिया होगा, क्या कभी उसे मेरी याद आती भी होगी? शायद नहीं। हमारे रिश्तों के आखिरी दिनों में मैं उसके प्रति कितना क्रूर, उदासीन और अतार्किक होता चला गया था। क्या कुछ बुरा नहीं लिखा था मैंने उस पत्र में? आज सोचता हूँ कि कैसे कोई इतना ज़्यादा गिर सकता है। क्या मैंने कीट्स, शेली और एलियट की कविताओं, भाषा और भावनाओं से यही सीखा था कि कमज़ोर, असहाय विधवा के जीवन और चरित्र पर संदेह करूं? मैं ही कहा करता था कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो हमेशा दूसरों के जीवन को जज न करता रहे, आदमी न्यायाधीश की भूमिका न निभाता रहे। कहाँ गई थी मेरी विवेकशीलता, कहाँ चला गया था मेरा कवि? उसके शहर छोड़ देने के बाद मैं एक शाम उसके घर गया था। पारसी मकान मालकिन का कुत्ता मर चुका था। पारसी बुढ़िया अस्पताल में थी। करुणा के घर के नीले रंग के दरवाजे पर ताला टंगा था। दरवाजे के करीब साइकिल का टायर और तोते का पिंजरा रखा था। मैंने नीचे देखा। नींबू के पेड़ के पास गिलहरियाँ खेल रही थीं। आम के पेड़ के पास तार पर कुछ कपड़ों को धोने के बाद टांगा गया था। वहाँ नीले रंग की जुराबें थीं, वैसा ही नीला रंग जिसे पहने हुए पहली बार करुणा को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर सर्दी से बेहाल होते देखा था। वो बारिश के दिनों की ऐसी कोई शाम थी, मेरे जीवन की एक शाम, जब मैंने अपने सुख को जानना शुरू किया था और शायद उस दुख को भी जानना जिसके साथ मैं पिछले 20 वर्षों से अपनी उम्र के 45वें साल में आज तक रहा हूँ। मैं नहीं जानता करुणा कि तुम कहाँ हो। तुम कहीं हो तो मैं एक बार तुमसे ज़रूर मिलूँगा। तुमसे अपनी उस चिट्ठी के लिए माफ़ी मांगूंगा जिससे ना जाने तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। और ये दुर्भाग्य भी कि अंततः मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने तुम्हें कभी नहीं समझा। तुम शायद किसी भी बात के लिए किसी को भी, मुझे भी माफ़ कर देती, लेकिन तुम्हें न समझने के लिए, तुम्हें गलत समझने के लिए किसी को भी माफ़ कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव ही था। करुणा, अब मैं धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा हूँ। कुछ वर्षों के बाद मेरा बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये तसल्ली है कि मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे करीब हूँ। अब मैं तुम्हारे और ज़्यादा करीब रह पाने की काबिलियत हासिल कर चुका हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा खुद को, कुछ कुछ दूसरों को भी समझने लगा हूँ। अगर तुम्हारे मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन बदल गया था, तब तुम्हारे मेरे जीवन में जाने से भी मेरा जीवन बदला ही है। आकाशवाणी की इस इमारत के सामने के सेमल के पेड़ पर मेरी निगाहें जाती हैं और तब मुझे उन शामों का ख्याल आता ही है जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ गुजारा था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ हिंदी लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी कोई ऐसी शाम।